हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी डिस्कशन करेंगे जो भी सीटेट पेपर 1 ईवीएस सेक्शन के अंतर्गत पूछे गए जीके के क्वेश्चन हैं। तो इस समय हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कल ही आपके जो फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम हैं उनकी डेट भी आ चुकी है, यानी 28 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में वहाँ पर जो सीटेट के फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पर स्टार्ट होंगे। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम सिटी है वो आपको पता चल गई होगी, या फिर जिनकी अभी नहीं आई तो वो बाद में जारी की जाएगी। और इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी आपको कल ही दे दिया गया था हमारे चैनल पर कि क्या कुछ प्रोसेस है सीटेट का रहने वाला है, और आगे भी जिस प्रकार से डेट्स आएंगी तो आपको जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। तो ये तो यहाँ पर क्लियर है कि जो हमारा 28 से एग्ज़ाम अब शुरू हो चुके हैं, पहले हमको डेट भी नहीं पता थी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको किस प्रकार से पढ़ना है, तो हम देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ में हम एक मैराथन भी यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। तो जल्दी ही आपको वो मैराथन भी मिलेगी ईवीएस से रिलेटेड, यानी पूरे ईवीएस को हम उसमें कवर करने वाले हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो हमारे चल ही रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका चाल दूरी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन अक्सर हमको देखने को इसमें मिलता है, और कई बार हम आपको बता भी चुके हैं। एक ही फार्मूला इसमें लगता है और वो है चाल बराबर दूरी बटे समय वाला, यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए यहाँ पर तो सीधे सीधे दे दिया गया है, लेकिन आपको जो दिया जाता है टाइम, तो आपको ये कह दिया जाए कि इस तारीख से इतने बजे से उस तारीख के उतने बजे तक इस प्रकार से टाइम दिया जाता है, तब वहाँ पर हमको टाइम ज्ञात करना होता है। ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल टास्क होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सीधे दिया गया है तो हम सीधे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें मीटर प्रति सेकंड में, तो ये इकाई यानी जो यूनिट है उसको बदलना आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं और सीधे जो हमारा आंसर निकलता है हम वही वहाँ पर दे देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाता है। तो ये हमारी दी हुई है डी, यानी कि ये दूरी है जो डी दी हुई है, फिर है 42 घंटे, और ये है हमारा टी यानी कि समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए इसको सॉल्व करने के साथ ही ये हमारा हो गया किलोमीटर पर आवर में, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। तो आपको एक ही बार में कर लेना है, जिससे आपका जो कैलकुलेशन है वो आसान हो सके, और यहाँ पर ही हम इसे अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसे 6 से यहाँ पर काटें तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, फिर ये हो गया 4 बचा आपका, और 6 सत्ते 42, और 6 अट्ठे 48, और ये आपका जाएगा 7 बार, फिर 7 पन्ना 35, और 7 चौक 28, और 18 त्रिक 54। तो ये हो गया आपका 15, यानी 5 3 15। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 15 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर सही आंसर होगा। और देखिए 15 यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी सारे ही ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत हैं, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो 15 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर सही आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था और आपको निकालना था यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्शन से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें है कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है, तो ए से उसको बी पर पहुंचना है, और हमने आपको बताया था यहाँ पर जिस प्रकार से कहा जाए उसी प्रकार से आपको करते हुए जाना है। तो इसके लिए पहले वह ए पर जाता है, जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है। तो देखिए पहले वो ओ पर जाता है, ओ क्या है ए के ठीक उत्तर में, तो ओ ए के ठीक उत्तर में है 120 मीटर। फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। तो यहाँ से वो दूरी करता है 50 मीटर की दूरी, और पहुंचता है कहाँ पर, ए पर। तो ए की बी से दूरी तथा उसके सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी, यानी बी के सापेक्ष, तो बी से जो हम तीर डालेंगे वो कहाँ को डालेंगे, ए की तरफ, और ये हमारी जो दिशा होगी ये होगी दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर दक्षिण पूर्व है 2 ऑप्शन में, तो ये तो गलत हो गया, दक्षिण पूर्व दोनों ऑप्शन में है। लेकिन यहाँ पर अगर इसके बीच की जो दूरी हमको निकालनी है, तो ये हमारा बन जाएगा समकोण
त्रिभुज और ये बन गया आधार या लंब, जो भी आप इसे कहें। तो यहाँ पर कर्ण निकालना है, यानी ए बी की जो लंबाई है वो हमको निकालनी है। तो ये हो जाएगी 50 की स्क्वायर 120 का स्क्वायर, तो ये आपका 144, तो फिर ये हो जाएगा 2500, तो ये आपका बनेगा 16900। और जब आप निकालेंगे ए बी तो ये हो जाएगा 130 मीटर। तो ए बी की जो लंबाई है वो 130 मीटर आएगी, यानी दक्षिण पूर्व 130 मीटर आपका सही आंसर होगा। तो ये कुछ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन वाले या यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होते हैं औसत चाल से रिलेटेड। फिर अगला क्वेश्चन है सलाथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो सलाथ के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, हाथी हो, बाघ हो, सलाथ हो, मंकी हो, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ मैराथन में भी हम इन्हीं टॉपिक के बारे में फिर से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए वहाँ पर हमने आपको बताया था जो सलाथ होता है वो कैसे दिखते हैं। सलाथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। तो इनकी देखिए नींद भी हमने कई सारे जानवरों की डिस्कस की थी और वहाँ पर हमने बताया था कि जो सलाथ है वो 17 घंटे सोता है। वैसे वहाँ पर उस वीडियो में हमने आपको 18 घंटे बताया था, तो 17 ही यहाँ पर सही होगा, वो 1 घंटे का फ़र्क है। कई जगह हमको 18 घंटे भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी में 17 घंटे ही, तो आप इसे ही यहाँ पर मानेंगे। वैसे इतना नज़दीक आपसे पूछा नहीं जाता। देखिए एक तो यहाँ पर दिया हुआ है भालू जैसे दिखते हैं और 22 घंटे, तो 22 घंटे यहाँ पर गलत होगा। सलाथ भालू जैसे दिखता है और साथ ही साथ 17 घंटे यहाँ पर सोता है। अगला क्वेश्चन है जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दूध को उड़ेलते हैं और मलाई उस पर रह जाती है, यानी दूध से जो मलाई है उसके अलग होने की क्रिया। यहाँ पर देखिए जो ठोस है द्रव में, यानी ठोस को द्रव से निकालना, यही प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। क्या करते हैं हम ठोस को द्रव से निकालते हैं, जो हम दूध से मलाई निकालते हैं, और इस क्रिया को हम कहते हैं निस्यंदन। तो ये निस्यंदन की प्रक्रिया होती है, पृथक्करण की प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस को द्रव से निकाला जाता है और यही प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। देखिए मानचित्र में जब भी हम दूरी दर्शाते हैं तो वो हम 1 सेंटीमीटर में कई सारे मीटर या किलोमीटर मान लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर मानी गई है। और इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। ज़मीन पर इन दोनों दरवाज़ों की बीच की कम से कम दूरी क्या होगी। तो देखिए 1 सेंटीमीटर हम मानते हैं 110 मीटर, तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम 10.7 सेंटीमीटर को क्या मानेंगे 110 इंटू 10.7 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 1170 और ये 0। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमको देखिए यहाँ पर तो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया हुआ है, लेकिन जो देखिए ऑप्शन है उसमें सभी में किलोमीटर है। तो अगर एग्जैक्ट आंसर अगर हम मीटर में कहें तो मीटर में हमारा कितना निकलेगा, तो मीटर में हो जाएगा 1177.0 मीटर। तो ये हमारी मीटर में दूरी निकली, लेकिन सभी किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर होता है। तो इसमें बदलना आपको ध्यान रखना है। तो 3 दशमलव हमारा और यहाँ पर खिसक जाएगा और सही आंसर होगा 1.177 किलोमीटर। तो ये हमारा सही आंसर होगा बी नंबर 1.77 किलोमीटर। अगर मीटर में आपसे पूछा जाता तो फिर आंसर ऊपर वाला होता, यानी कि 1177 मीटर यहाँ पर हमारा सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन है 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए अगर हम अपने भारत की संरचना को देखें तो एक तरफ है हमारी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और एक तरफ है अरेबियन सी या अरब सागर। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसे राज्य बताने हैं जिनके एक किनारे पर क्या हो बंगाल की खाड़ी हो, यानी इस तरफ वाले जो हमारे राज्य हैं उनका समूह बताना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया महाराष्ट्र जो कि पश्चिमी किनारे पर है, तो ये गलत हो गया। फिर आ गया यहाँ पर केरल, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 4th ऑप्शन में केरल कर्नाटक है, तो सही आंसर होगा उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु।
तो ये आपका उड़ीसा, ये आपका आंध्र प्रदेश और ये आपका तमिलनाडु स्थित है। तीनों ही बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, यानी आप एमपी में हैं, और इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। तो देखिए, जो हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व राज्यों में। तो उत्तर पूर्व राज्य, अगर हम यहाँ पर बात करें तो उत्तर पूर्व के जो हमारे राज्य हैं, मिजोरम है या अरुणाचल प्रदेश है, इन सभी में आपको घने जंगल देखने को मिलेंगे, असम इत्यादि में। तो अगर आप एमपी में हैं तो आप ठीक मध्य में है भारत के, और इसके सापेक्ष यानी आपकी लोकेशन इस जगह होगी, और इधर से नॉर्थ ईस्ट आपकी किस दिशा में है, तो ये है उत्तर पूर्व दिशा में। तो जो घने जंगल होंगे वो उत्तर पूर्व दिशा में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर, लेकिन इस प्रकार का कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम यहाँ पर 8,850 मीटर को ही सही आंसर मानेंगे, जो कि इसके काफ़ी नज़दीक है, और ये आंसर यहाँ पर सही होगा। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो साल दर साल बढ़ती हुई जा रही है, यानी उसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अभी तक जो मापी गई ऊंचाई है 8,848 मीटर, आपको मानना है ये एग्जैक्ट है, लेकिन 8,850 जो इसके अप्रॉक्स हम आसपास भी है, तो उसे भी हम सही आंसर यहाँ पर मानेंगे। और माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है, ना कि भारत में। तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, टूटता तारा क्या होता है। तो देखिए, आपने भी कई बार देखा होगा, जिसे हम कहते हैं टूटते हुए तारे को, आपने भी रात में आसमान में देखा होगा कि जलता हुआ तारा आता है, फिर वो बुझ जाता है। यानी जो जलता हुआ तारा है वो आते हुए क्या होता है, बुझ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं उल्का पिंड। तो इसे ही क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। जो हमारा टूटता हुआ तारा जिसे हम कहते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि उल्का पिंड होता है। और उल्का पिंड कुछ हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में परत पाई जाती है, उसके द्वारा ही यहाँ पर इस उल्का पिंड को, क्योंकि पूरी तरीके से गर्म होता है, जलता हुआ होता है, तो इसे क्या कर दिया जाता है, वहीं पर उल्का पिंड को नष्ट कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। देखिए, खेजड़ी का जो वृक्ष है ये आपका रेगिस्तान वाले इलाके में ही देखने को बेसिकली मिलता है। तो देखिए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए, जब कोई वृक्ष रेगिस्तान में पाया जाता है तो वो तभी पाया जाएगा जब उसमें जल की आवश्यकता जो होगी वो बहुत ही कम होगी, यानी उसको उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होगी। अगर अधिक होती तो फिर वो रेगिस्तान की वनस्पति नहीं होता। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। फिर आता है, यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। तो देखिए, ये जो कथन है ये हमारा सही नहीं है। फिर इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है, इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो कथन है ये हमारा यहाँ पर सही कथन होगा, यानी इसकी जो छाल का उपयोग है वो दवाई बनाने में किया जाता है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती हैं। तो ये जो कथन है ये हमारा यहाँ पर गलत होगा। तो सही होगा ए, बी और डी। तो ए, बी और डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। देखिए, मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। तो गर्मी बहुत पड़ती है, बारिश कम होती है, तो आपको यहीं से समझ आ गया कि ये कौन सा इलाका है, ये रेगिस्तान वाला इलाका है, वो भी शुष्क रेगिस्तान का। क्योंकि बारिश तो यहाँ पर जो यानी हमारे शीत रेगिस्तान है वहाँ पर भी कम होती है, लेकिन जब आपसे कह दिया गया गर्मी बहुत पड़ती है, इसका मतलब ये शुष्क रेगिस्तान है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें जो है कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। और जब हमने आपको विभिन्न स्थानों के जो घर हैं, घरों के प्रकार, एक वीडियो आपको मिलेगा हमारे चैनल पर, वहाँ पर हमने सभी जो राज्य हैं अलग अलग उनके जैसे भी मकान हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। और वहाँ पर हमने ये पॉइंट आपको बताया था, ये एक शुष्क एरिया है, यहाँ पर बारिश कम होती है, यहाँ के घर मिट्टी के बने होते हैं और जो छतें होती हैं कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। और इस प्रकार के जो घर हैं वो हमको मिलते हैं कहाँ पर, राजस्थान में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहीं पर रेगिस्तान है, वर्षा भी कम होती है और घरों की जो यानी जो घर होते हैं वो मिट्टी से बने हुए होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से होकर आया है? तो देखिए यहाँ पर सरसों के तेल से बनी मछलियाँ, बात करें अगर हम गोवा की, तो यहाँ पर जो नारियल का तेल होता है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि नारियल के तेल में पकी मछलियाँ कहाँ के लोग खाते हैं, तो वो है गोवा। और केरल से रिलेटेड है आपका टैपियोका, तो टैपियोका को जो सेवन है वो केरल में किया जाता है। उसके बाद फिर आता है कश्मीर, और यही हमारा सही आंसर है, यानी कश्मीर के जो लोग हैं ये सरसों के तेल में पकी हुई मछलियाँ खाते हैं। तो ये पॉइंट आपको इससे रिलेटेड याद रखना है, या अदर जो क्वेश्चन पूछे जाएँ इसी से मिलते जुलते वो भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है एनिमल से रिलेटेड है, निम्न में से सही कथन आपको यहाँ पर चुनना है। तो फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। तो देखिए ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा जो कथन है ये सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या बताया था, लगभग 100 किलो के आसपास जो एक वयस्क हाथी है वो एक दिन में हरे पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा सकता है। फिर अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं, तो ये भी कथन हमारा गलत है। फिर आगे आता है, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। तो देखिए यही हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर सही होगा। उसके बाद अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं, तो ये भी कथन गलत है, तो सही ऑप्शन होगा 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक समूह को चुनिए जिस पर प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है, यानी इसका पुनः चक्रण किया जाता है, इसका उपयोग इसके बाद भी किया जा सकता है। तो इसमें है आपकी यहाँ पर लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा, इनका जो उपयोग है वो हम पुनः चक्रण के पश्चात कर सकते हैं। देखिए इसमें आ गया पॉलीथीन बैग, इसलिए गलत हो गया। इसमें प्लास्टिक की बोतल आ गई, ये हमारा गलत हो गया। फिर नीचे आ गया प्लास्टिक का फूलदान। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर से खान पान से रिलेटेड, यानी कहाँ का जो खान पान है किस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। तो अभी हमने आपको बताया था 2 से 3 पॉइंट, और उन्हीं हिसाब से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए सरसों के तेल में जो पकी मछलियां हैं वो कहाँ खाई जाती हैं, कश्मीर में, और नारियल के तेल में पकी मछलियां गोवा में, और नारियल डली करी के साथ टैपियोका केरल में, और फिर बचे आपके क्या, छोले भटूरे, और उसके अलावा नीचे कुछ नहीं है, मतलब केवल छोले भटूरे यहाँ पर बचे। तो अगर बात करें तो ऑप्शन हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन होगा बचा आपके छोले भटूरे, तो वो पंजाब में खाए जाते हैं, यानी फर्स्ट का ई और सेकंड का बी। तो सही आंसर होगा ये वाला, फर्स्ट का ई, सेकंड का बी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए, यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। यानी हमको रचनात्मक आकलन करना है कक्षा 4 के विद्यार्थियों का, तो किस प्रकार से हम उसे कर सकते हैं। तो इसमें है डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। यानी डूबने और तैरने की प्रक्रिया का जब आप अवलोकन करेंगे तब वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रचनात्मक अवलोकन कर सकते हैं कक्षा 4 के विद्यार्थियों का। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। यानी हमको अपने पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्या करना चाहिए, कला एवं कौशल का समावेश। और किस लिए करना चाहिए, यानी किसको ये प्रोत्साहित करेगा, तो ये सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करेगा। उसके बाद सहपाठी सीखने को प्रोत्साहित करेगा। कक्षा में अनुशासन को ये प्रोत्साहित नहीं करेगा बल्कि समावेशन को प्रोत्साहित करेगा। यानी यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बी और डी। तो ए, बी और डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। यानी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक थीम दी गई और जो कि थीम थी आश्रय, और इसके हिसाब से यहाँ पर कौन सी युक्ति है जो इस पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। तो इसमें आपका जो देखने को मिलेगा तो वो है
विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनने के लिए कहना। यानी देखिए, आश्रय का मतलब है कहीं ना कहीं रहने वाले जो हमारे स्थान हैं उनसे रिलेटेड ही हमारा ये जो थीम है वो हमको दी गई है। तो इसमें किस प्रकार से विद्यार्थियों के पूछताछ को कौन सी युक्ति है जो प्रोत्साहित करेगी। तो आश्रय में अगर हम बात करें तो आश्रय यानी कि रहने के स्थान, तो हमको क्या करना होगा, विद्यार्थियों को मकान निर्माण स्थलों पर जाना होगा, यानी उनको भेजना होगा कहाँ पर, मकान निर्माण स्थलों पर, और उसके उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव सुनाने के लिए कहना होगा। यानी आप किसी विद्यार्थी को कहाँ पर भेजेंगे, जहाँ पर मकान निर्माण चल रहा है, जिससे वो इस थीम से रिलेटेड चीज़ें सोच पाए, ऑब्जर्व कर पाए, देख पाए, विश्लेषित कर पाए। तब उनके अनुभवों को जब हम सुनेंगे तब ये जो हमारी युक्ति है ये क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी उस थीम से जुड़े सभी तथ्यों को समझने में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है किसका, यानी प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण कौन सा विषय जिसमें किस किस चीज़ का एकीकरण है, ये आपको बताना है। तो कई बार हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो हमको देखने को मिलता है एकीकरण, वो ईवीएस में ही विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का जो समावेशन है, एकीकरण है, वो हमको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। यानी प्राथमिक स्तर पर जो हमने ईवीएस रखा हुआ है, इसको रखने का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, इसको रखने का जो उद्देश्य है वो है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। यानी जो भी लैंगिक भेदभाव हमको देखने को मिलता है उससे रिलेटेड जो भी हमारे मुद्दे हैं उन पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना ही क्या है, इसका यहाँ पर उद्देश्य है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ईवीएस से रिलेटेड, और कई सारी क्लासेस इसकी हो चुकी हैं। ये शायद हमारी 12 नंबर की क्लास है ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। और जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया यहाँ पर कि हम यहाँ पर जल्दी ही मैराथन भी एक प्लान करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरे ही ईवीएस के सिलेबस को एक ही वीडियो में, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट फेज के, और जिनके भी नहीं हुए हैं उनकी जो डेट्स हैं वो आगे जारी की जाएंगी। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मैराथन से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आपको पहले ही बता दिया जाएगा, हम पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे आप उस मैराथन को अटेंड करें और अच्छे से अच्छे जो मार्क्स हैं अपने एग्ज़ाम में ला सकें। तो ईवीएस सेक्शन को ही हम वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।